आइए अब पढ़ते हैं डीप वर्क बुक के इंट्रोडक्शन को। यह कहानी स्विट्जरलैंड के एसटी गैलन एरिया की है, जो ज्यूरिक झील के पास है। यहाँ बेलिंगन नाम का एक गांव है। 1922 में फेमस साइकेट्रिस्ट कार्ल यूंग ने इस स्पॉट को अपना एक पर्सनल रिट्रीट बनाने के लिए चुना। उन्होंने शुरुआत एक बेसिक 2 मंजिला पत्थर के घर से की, जिसे वे द टावर कहते थे। जब वे इंडिया के ट्रिप से वापस आए तो उन्होंने देखा कि वहां घरों में मेडिटेशन रूम्स बनाने का चलन है। इससे इंस्पायर होकर उन्होंने द टावर को और बड़ा किया और उसमें अपना एक प्राइवेट ऑफिस भी शामिल कर लिया। यूंग ने उस स्पेस के बारे में कहा था कि मैं इस रूम में बिल्कुल अकेला होता हूँ। उन्होंने यह भी कहा, मैं इसकी चाबी हमेशा अपने पास रखता हूँ। मेरी परमिशन के बिना वहां किसी और को आने की इजाजत नहीं है। जर्नलिस्ट मेसन करी ने अपनी किताब डेली रिचुअल्स में अलग अलग सोर्सेस से जानकारी इकट्ठा करके बताया कि द टावर में यूंग की काम करने की आदतें कैसी थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूंग सुबह 7 बजे सोकर उठ जाते थे। एक बढ़िया ब्रेकफास्ट करने के बाद वह अपने प्राइवेट ऑफिस में 2 घंटे तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लिखने का काम करते थे। उनकी दोपहर अक्सर मेडिटेशन करने या आसपास के गांव के इलाकों में लंबी वॉक करने में बीतती थी। उस टावर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसलिए जैसे जैसे दिन ढलकर रात होती, रोशनी तेल के लैंप और अंगीठी से आती थी। इसके बाद यूंग सोने चले जाते थे और वह रात 10 बजे तक सो जाते थे। यूंग ने कहा, इस टावर में मुझे शुरू से ही एक इंटेंस फीलिंग आती थी, रिलैक्स और रिन्यूएबल वाली। यह सोचना बहुत आसान है कि बेलिंगटन टावर उनका वेकेशन होम था, लेकिन अगर हम यूंग के करियर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यह क्लियर है कि झील के किनारे बना यह रिट्रीट काम से बचने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि 1922 में यूंग ने यह प्रॉपर्टी जब खरीदी थी तो वह एक वेकेशन तक अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इससे ठीक 1 साल पहले 1921 में उन्होंने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब साइकोलॉजिकल टाइप्स पब्लिश की थी। इस बुक ने यूंग की थिंकिंग और उनके पुराने दोस्त और मेंटर सिगमंड फ्रायड के आइडियाज के बीच जो डिफरेंसेस थे उन्हें और मजबूत कर दिया था। 1920 में फ्रायड से डिसएग्री करना एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव था। अपनी आइडियाज को बैक करने के लिए यूंग को शार्प बने रहने और स्मार्ट आर्टिकल्स और बुक की एक ड्रीम प्रोड्यूस करने की जरूरत थी, ताकि वो अपनी नई स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट और एस्टेब्लिश कर सकें, जिसे एनालिटिकल साइकोलॉजी कहा गया बाद में। यह तो क्लियर है कि ज्यूरिक में अपने लेक्चर्स और काउंसलिंग प्रैक्टिस की वजह से यूंग बहुत बिजी रहते थे, लेकिन वह सिर्फ इस बिजीनेस से सेटिस्फाई नहीं थे। वो इस बात को चेंज करना चाहते थे कि कैसे हम अनकॉन्शियस माइंड को समझ सकते हैं, और इस गोल को अचीव करने के लिए जिस डीपर और केयरफुल सोच की जरूरत थी वह शहर की हेक्टिव लाइफस्टाइल में मैनेज नहीं हो सकती थी। इसीलिए यूंग बेलिंगन गए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से एस्केप करने के लिए नहीं, बल्कि उसे एडवांस करने के लिए। कार्ल यूंग आगे चलकर 20th सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर में से एक बने। ऑफ कोर्स उनकी इस इवेंचुअल सक्सेस के पीछे कई रीजंस हैं, लेकिन इस बुक में ऑथर की दिलचस्पी उनके एक खास स्किल के प्रति कमिटमेंट को लेकर है, जिसने ऑलमोस्ट उनकी जितनी भी अकॉम्प्लिशमेंट्स थी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और वो स्किल थी डीप वर्क। डीप वर्क को आसान भाषा में समझते हैं। डीप वर्क का मतलब है अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन और फुल कंसंट्रेशन के साथ करना। डीप वर्क एक ऐसा एफर्ट होता है जो आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटीज को उसकी लिमिट तक पुश करता है। इनसे आप नई वैल्यू क्रिएट करते हो, अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हो
और डीप वर्क को कॉपी करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है, अगर आप अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से पूरा वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डीप वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की डिकेड्स के रिसर्च करने के बाद हमें ये पता लगा कि डीप वर्क के टाइम जो मेंटल स्ट्रेन होता है वह आपकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 20वीं सदी के शुरुआत में साइकेट्री जैसे मेंटल डिमांडिंग फील्ड में भी अगर किसी को स्टैंड आउट करना होता था तो उसे डीप वर्क वाले एफर्ट की ज़रूरत पड़ती थी। लेखक बताते हैं, डीप वर्क ये टर्म उनका अपना है। कार्ल यूंग ने इस टर्म का यूज़ नहीं किया था, लेकिन कार्ल यूंग के एक्शन से यह साफ पता चलता था कि वे डीप वर्क के पीछे के कंसेप्ट को समझते थे। यूंग ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डीप वर्क को प्रमोट करने के लिए जंगल में एक स्टोन टावर बनवाया। इस काम में उनका काफ़ी टाइम, काफ़ी एनर्जी और काफ़ी पैसा लगा। इस काम में उन्हें इमीडिएट कामों से भी दूर कर दिया। जो उनके रोज़मर्रा के ज़रूरी काम थे उनसे भी इस काम ने उन्हें दूर कर दिया। जैसे कि मेसन केरी लिखते हैं, यूंग के रेगुलर बेलिंगन ट्रिप से उनका क्लिनिकल वर्क का टाइम कम हो गया था। करी नोट करते हैं कि बहुत सारे पेशेंट उन पर रिलाई करते थे, लेकिन यूंग टाइम ऑफ लेने से कभी झिझकते नहीं थे। दुनिया को बदलने के अपने गोल के लिए डीप वर्क को प्रायोरिटी देना उन्हें कोई बर्डन नहीं लगता था, बल्कि वो उन्हें काफ़ी ज़रूरी लगता था। अगर आप पास्ट और रिसेंट हिस्ट्री के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों की लाइफ की स्टडी करें तो आपको उन सब में एक कॉमन थीम मिलेगी, उनका डीप वर्क को लेकर उनका कमिटमेंट। आगे लेखक डीप वर्क के और एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल है मार्क ट्वेन का। मार्क ट्वेन ने अपनी फेमस किताब द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर न्यूयॉर्क में एक फार्म पर बने शेड में लिखी थी। मार्क ट्वेन गर्मियों का अपना ज़्यादातर समय वहीं बिताते थे। उनका स्टडी एरिया मेन घर से इतना आइसोलेटेड था कि जब खाने का टाइम होता था तो उनकी फैमिली को उन्हें बुलाने के लिए हॉर्न बजाना पड़ता था। अब हिस्ट्री में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन राइटर डायरेक्टर वुडी एलन को देखते हैं। 1969 से 2013 के बीच यानी 44 सालों में वुडी एलन ने 44 फिल्में लिखी और डायरेक्ट की, जिनमें 23 अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन मिले। यह एक कमाल की आर्टिस्टिक प्रोडक्टिविटी है। इस पूरे पीरियड में एलन ने कभी कंप्यूटर नहीं खरीदा, के बजाय उन्होंने अपनी सारी राइटिंग एक जर्मन ओलंपिया SM3 मैनुअल टाइपराइटर पे की, जो कि हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन से फ्री था। इस मामले में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट पीटर हिग्स भी एलन जैसे ही हैं, जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने से मना करते हैं। वह दुनिया से इतने डिस्कनेक्टेड रहते थे कि जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला तो जर्नलिस्ट उन्हें ढूंढ ही नहीं पाए। वहीं बात करें तो JK रॉलिंग की, जो कि हैरी पॉटर की लेखिका हैं। JK रॉलिंग कंप्यूटर का इस्तेमाल तो करती हैं, लेकिन वह हैरी पॉटर नॉवेल्स लिखते समय सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए मशहूर थीं। भले ही इस दौरान टेक्नोलॉजी और मीडिया फिगर्स के बीच उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, तब भी वह दुनिया से दूर रहती थी। राउलिंग के स्टाफ ने आखिर में 2009 में उनके नाम से एक ट्विटर अकाउंट शुरू किया। उस समय वह द कैजुअल वैकेंसी नाम की बुक पर काम कर रही थी। उनकी टीम ने उनके नाम से ट्विटर अकाउंट तो शुरू कर दिया, लेकिन पहले 1.5 साल तक उनके अकाउंट पर सिर्फ एक ही ट्वीट थी। वो ट्वीट थी, यह असली मैं ही हूँ, लेकिन डर है कि आप मुझे ज़्यादा नहीं सुनेंगे, क्योंकि इस मोमेंट पर मेरी प्रायोरिटी पेन और पेपर है। डीप वर्क बेशक सिर्फ पुराने ज़माने के लोगों तक ही सीमित नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के CEO बिल गेट्स साल में 2 बार
थिंक वीक्स करते हैं। थिंक्स वीक के हफ्तों के वक्त वह खुद को दुनिया से आइसोलेट कर लेते थे, अक्सर झील के किनारे बने एक कॉटेज में, जहां वह कुछ नहीं करते थे सिवाय पढ़ने और बड़े बड़े विचारों पर सोचने के। 1995 में उन्होंने अपना फेमस इंटरनेट टाइडल वेव मेमो भी एक ऐसे ही थिंक वीक के दौरान लिखा था। इसी मेमो ने माइक्रोसॉफ्ट का ध्यान नेटस्केप कम्युनिकेशन नाम की एक नई कंपनी की तरफ खींचा था। और एक मज़ेदार बात यह है कि फेमस साइबरपंक ऑथर नील स्टीफन्स, जिन्होंने इंटरनेट के बारे में हमारी सोच को शेप दी थी, उन तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचना इम्पॉसिबल है। उनकी वेबसाइट पर कोई ईमेल एड्रेस नहीं है, वहां पर बस एक निबंध लिखा है, जिस निबंध में बताया गया है कि वह जानबूझकर सोशल मीडिया यूज करने में इतने बुरे क्यों हैं। उन्होंने इस बात को ऐसे समझाया था, वह बताते हैं, अगर मैं अपनी लाइफ को इस तरह ऑर्गेनाइज करूं कि मुझे लंबे, लगातार और बिना किसी रुकावट के टाइम चंक्स मिले, तो उस टाइम में मैं नॉवल लिख सकूंगा। वहीं अगर उन्हें बार बार इंटरप्ट किया जाए तो वो क्या होगा कि वो उस नॉवल को नहीं लिख पाएंगे, और उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेंगे बस ढेर सारे ईमेल मैसेजेस जो उन्होंने अलग अलग लोगों को भेजे होंगे। तो इन प्रभावशाली लोगों के बीच डीप वर्क के इस चलन पर जोर देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह आज के ज़्यादातर नॉलेज वर्कर्स के बिहेवियर से बिल्कुल अलग है। एक ऐसा ग्रुप जो तेजी से डीप जाने की वैल्यू को भूलता जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि नॉलेज वर्कर्स नेटवर्क टूल्स से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो गए हैं। नेटवर्क टूल्स की एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, जिसमें ईमेल, एसएमएस, ट्विटर, फेसबुक ऐसी बहुत सारी सर्विसेज शामिल हैं। स्मार्टफोन्स और हर जगह मौजूद ऑफिस कंप्यूटर तक आसान पहुंच की वजह से इन नॉलेज वर्कर्स का ध्यान छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया है। कंसल्टेंसी फर्म मैकेंसी की 2012 की स्टडी में ये पाया गया कि एक एवरेज नॉलेज वर्कर अपने काम के हफ्ते के 60% वक्त इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्चिंग में बिताता है। तो यह वर्कर अपना 60% वर्क इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्चिंग में बिताता है। इसका भी लगभग 30% वक्त वह सिर्फ ईमेल पढ़ने और जवाब देने में ही बिताता है। ध्यान के इस बटे होने की वजह से ही वह डीप वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि डीप वर्क के लिए तो रुकावट के बिना लंबे समय तक सोचने की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ये वर्कर्स कामचोरी कर रहे हैं। असल में वह पहले की तरह ही बिजी हैं। तो फिर इस फर्क का कारण क्या है? तो इसका जवाब एक दूसरे तरह के काम में है, जो कि डीप वर्क का बिल्कुल उल्टा है। इसको हम बोलते हैं शैलो वर्क। शैलो वर्क ये ऐसा काम होता है जिनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। ये लॉजिस्टिकल स्टाइल के काम होते हैं जो अक्सर डिस्ट्रैक्टेड रहकर भी किए जा सकते हैं। तरह के कामों से दुनिया में ज़्यादा नई वैल्यू क्रिएट नहीं होती और इनकी नकल करना भी आसान होता है। नेटवर्क टूल के इस जमाने में नॉलेज वर्कर्स डीप वर्क की जगह तेजी से शैलो वर्क को अपना रहे हैं। बड़े काम जिन्हें असल में गहरी सोच, डीप थिंकिंग से फायदा होता, जैसे कि एक नई बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना या कोई एप्लीकेशन लिखना, ये सभी काम भी आज की डेट में छोटे छोटे डिस्ट्रैक्टेड टुकड़ों में बंट गए हैं, जिनसे इस काम की क्वालिटी घट रही है। और हालात को और बुरा बनाने के लिए
इस बात के सबूत बढ़ते जा रहे हैं कि शैलो वर्क की तरफ यह झुकाव कोई चॉइस नहीं है जिसे आसानी से रिवर्स किया जा सके। इस भागदौड़ भरी दुनिया में आप जितना टाइम बिताएंगे उतना ही आपकी डीप वर्क करने की कैपेसिटी परमानेंटली कम होती जाएगी। यह आइडिया नया नहीं है कि नेटवर्क टूल्स हमारे काम को डीप वर्क से शैलो वर्क की तरफ धकेल रहे हैं। द शैलो ये किताब उन किताब की सीरीज की पहली किताब थी जिसने हमें बताया कि कैसे इंटरनेट ने हमारे दिमाग और काम करने की आदतों पर असर डाला है। इसके बाद और भी बहुत सारी किताबें आई, जैसे विलियम्स पावर्स की हैमलेट्स ब्लैकबेरी, जॉन फ्रीमैन की द टायरनी ऑफ ईमेल और एलेक्स सुजुंग किंग पैंग की द डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन शामिल हैं। ये सभी किताबें इस बात पर एग्री करती हैं कि नेटवर्क टूल्स ने हमें उस काम से डिस्ट्रैक्ट कर दिया जिस काम में हमें एक बेहतर कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, और इन कामों में हमारे फोकस्ड रहने की कैपेसिटी होती है। तो नेटवर्क टूल्स ने हमारे फोकस रहने की कैपेसिटी को ख़राब कर दिया है। क्योंकि इस बात के बहुत सारे सबूत पहले से ही मौजूद हैं, तो हम यह मानकर चलेंगे कि नेटवर्क टूल्स का डीप वर्क पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जहाँ एक तरफ नेटवर्क टूल्स को लेकर लोग नेगेटिव सोच रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ क्लाइव थॉमसन जैसे लोग जो कि टेक्नोलॉजी को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं, वह तर्क देते हैं कि यह टूल समाज को बदलकर हमें बेहतर बनाएंगे। वह कहते हैं कि गूगल शायद हमारी याददाश्त कम कर दे, लेकिन अब हमें अच्छी याददाश्त की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब भी हमें कुछ जानना होगा हम उसी पल उसे गूगल पर सर्च कर सकेंगे। तो इस बात पर लेखक अपनी राय देता है। लेखक कहता है कि इस फिलोसफिकल बहस में मैं कोई साइड नहीं ले रहा हूँ। मेरा इंटरेस्ट इस मामले में ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंडिविजुअल है। लेखक कहता है कि मेरी थीसिस यह है कि हमारा वर्क कल्चर जो शैलो काम की तरफ जा रहा है, चाहे आप इसे अच्छा माने या बुरा माने, उसकी वजह से उन गिने चुने लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और पर्सनल अपॉर्चुनिटी खुल रही है, जो इस शैलो ट्रेंड के खिलाफ जाकर डेप्थ को प्रायोरिटी देने की पोटेंशियल को पहचानते हैं। बेसिकली लेखक ये कह रहा है कि ज़्यादातर लोग शैलो काम की तरफ जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है जो कि डीप वर्क और डेप्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनके पास अलग तरह की इकोनॉमिक और पर्सनल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो रही है। ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कुछ समय पहले वर्जिना के एक बोर्ड यंग कंसल्टेंट जैसन बेन ने उठाया था। लेखक कहते हैं कि यह पता लगाने के कई तरीके हैं कि आप हमारी इकोनॉमी के लिए वैल्यूएबल है या नहीं है। जेसन बेन के लिए यह सबक तब साफ हो गया था जब उसने एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जॉब शुरू करने के कुछ समय बाद यह रियलाइज़ किया कि उसका काम का ज़्यादातर हिस्सा एक जुगाड़ से बनाए गए एक्सेल स्क्रिप्ट से ऑटोमेट किया जा सकता है। मतलब कि जेसन बेन जो काम करता है उस काम को एक एक्सेल स्क्रिप्ट के थ्रू आसानी से ऑटोमेट किया जा सकता है। जिस फर्म ने बेन को हायर किया था वह मुश्किल डील्स में शामिल बैंकों के लिए रिपोर्ट तैयार करती थी। बेन ने हमारे एक इंटरव्यू में मजाक में कहा था कि यह काम सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। रिपोर्ट बनाने के प्रोसेस में एक्सेल स्प्रेडशीट पर घंटों तक डेटा को मैनुअल रूप से बदलना पड़ता था। जब बेन ने यह काम शुरू किया था तो यह काम करने में उसे एक रिपोर्ट में लगभग 6 घंटे लग जाते थे, और फर्म के सबसे एफिशिएंट इंसान को भी इस काम को पूरा करने में लगभग आधा समय लग जाता था। यह बात बेन को ठीक नहीं लगती थी। बेन याद करते हैं कि जैसे उनको वो काम करने का तरीका बताया गया था वह प्रोसेस बहुत ही क्लंकी और मैनुअली इंटेंसिव था। बेन जानते थे कि एक्सेल में मैक्रोस नाम का एक फीचर होता है जो आम कामों को ऑटोमेट कर देता है। उन्होंने इस टॉपिक पर कुछ आर्टिकल पढ़े और जल्द ही एक नई वर्कशीट बना ली जिसमें कई मैक्रोस एक साथ काम करते थे।
यह नई वर्कशीट मैनुअल डेटा बदलने के उस 6 घंटे वाले काम को सिर्फ एक बटन क्लिक से कर सकती थी। अब पूरा रिपोर्ट राइटिंग प्रोसेस जो पहले पूरा दिन लेता था 1 घंटे से भी कम में हो जाता था। बेन एक स्मार्ट लड़का था। उसने एक एलाइट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से इकोनॉमिक्स और मैथ में ग्रेजुएशन किया था। वह अपने करियर को लेकर बहुत एम्बिशियस था। उसको यह समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि उसके इन प्रोफेशनल स्किल्स को एक एक्सेल के मैक्रो द्वारा बेकार किया जा सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि उसे दुनिया के लिए अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। कुछ रिसर्च करने के बाद बेन इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि वह एक इंसानी स्प्रेडशीट ह्यूमन स्प्रेडशीट के तौर पर अपनी नौकरी छोड़ देगा और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बनेगा। जैसे कि बड़े प्लान्स के साथ अक्सर होता है, एक प्रॉब्लम थी कि जेसन बेन को यह बिल्कुल नहीं पता था कि कोड कैसे लिखते हैं। अब लेखक अपने पॉइंट्स जोड़ते हैं कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट होने के नाते मैं एक ऑब्वियस पॉइंट कंफर्म कर सकता हूँ। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मुश्किल है। ज़्यादातर नए डेवलपर्स को बेसिक सीखने के लिए 4 साल की कॉलेज ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। जैसे कि हम जानते हैं बेस्ट जॉब के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, पर जेसन बेन के पास इतना टाइम नहीं था। इसीलिए जेसन बेन ने अपनी एक्सेल वाली जॉब छोड़ दी और अपने नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करने के लिए घर वापस आ गया। उसके पेरेंट इस बात से खुश थे कि उनका बेटा लॉन्ग टर्म प्लान बना रहा है, पर वह इस बात से खुश नहीं थे कि वो ये सब इतनी जल्दी उसे करना पड़ रहा है। यहाँ पर बेन उसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं जैसे कई नॉलेज वर्कर्स जिन प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सीखने के लिए हमें अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। यह वैसी ही कंसंट्रेशन है जैसी कंसंट्रेशन को पाने के लिए काल युग को ज्यूरिक झील के पास जंगलों में जाना पड़ा था। टास्क दूसरे शब्दों में डीप वर्क है। तो यहाँ पर बेन को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए डीप वर्क करना पड़ेगा, लेकिन जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि ज़्यादातर नॉलेज वर्कर्स डीप वर्क करने की अपनी एबिलिटी खो चुके हैं। पर बेन कोई एक्सेप्शन नहीं था, वह भी अपनी एबिलिटी खो चुका था। बेन अब उस पीरियड के बारे में बताते हैं जब वह फाइनेंस वाली जॉब छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। बेन बताते हैं, मैं हमेशा इंटरनेट पर जाता रहता था और अपना ईमेल चेक करता रहता था। मैं खुद को रोक नहीं पाता था, यह एक मजबूरी बन गया था। उस समय बेन के लिए डीप वर्क करना बहुत मुश्किल था। अपनी फाइनेंस जॉब के दौरान बेन को मिले एक प्रोजेक्ट के बारे में बेन बताते हैं कि उनके सुपरवाइजर ने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया था। उन्होंने समझाया कि उनके सुपरवाइजर चाहते थे कि बेन एक बिजनेस प्लान लिखें। बेन को पता नहीं था कि बिजनेस प्लान कैसे लिखा जाता है, इसलिए उन्होंने 5 डिफरेंट एग्जिस्टिंग प्लान्स को ढूंढकर पढ़ने का फैसला किया ताकि वे समझ सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन बेन के सामने एक प्रॉब्लम थी। बेन ने एडमिट किया कि वो फोकस नहीं कर पाते थे। बेन बताते हैं, इस पीरियड के दौरान बेन बताते हैं कि उनका लगभग हर मिनट टाइम का 98% वेब सर्फिंग में निकल गया। वह बिजनेस प्लान प्रोजेक्ट जो उनके करियर की शुरुआत में उनको सबसे अलग दिखाने का एक मौका था, पूरी तरह फेल हो गया। जब बेन ने नौकरी छोड़ी तब तक बेन को डीप वर्क के साथ अपनी मुश्किलों का अच्छी तरह से एहसास हो चुका था। इसलिए जब बेन ने कोडिंग सीखने का फैसला किया तब बेन को पता था कि उन्हें कोडिंग तो सीखनी ही सीखनी है, उसके साथ साथ अपने दिमाग को डीप जाना भी सिखाना है। उनका तरीका थोड़ा कठोर था लेकिन इफेक्टिव भी था। बेन ने अपने आप को एक ऐसे कमरे में बंद कर लिया जहां ना कोई कंप्यूटर था, सिर्फ वहां पर टेक्स्ट बुक्स, नोट कार्ड्स और एक हाइलाइटर था। वह कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की किताबों को हाईलाइट करते, उन आइडियाज़ को नोट कार्ड्स पर लिखते और फिर उन्हें जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करते थे। शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन से फ्री ये पीरियड बहुत मुश्किल था।
लेकिन बेन ने खुद को कोई और ऑप्शन ही नहीं दिया। उन्हें ये सीखना ही था। वक्त के साथ वह कंसंट्रेट करने में बेहतर हो गए। आखिर में वो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां वह रोज़ाना 5 या उससे ज़्यादा घंटे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस नई स्किल को सीखने पर लगा रहे थे। वह याद करते हैं, जब तक मैंने ये ख़त्म किया मैं शायद इस टॉपिक पर 18 किताबें पढ़ ली थीं। इस तरह 2 महीने तक खुद को बंद करके पढ़ने के बाद बेन ने डेव बूट कैंप ज्वाइन किया। डेव बूट कैंप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही मुश्किल कोर्स है जिसमें हमें हफ्ते में 100 घंटे पढ़ना होता है। जब बेन इस प्रोग्राम के बारे में रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें प्रिंसटन से पीएचडी करा हुआ एक स्टूडेंट मिला, जिस स्टूडेंट ने बताया कि ये कोर्स उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल कोर्सों में से एक था। अपनी तैयारी और डीप वर्क की नई सीखी हुई काबिलियत के दम पर बेन ने उस कोर्स में अच्छा प्रदर्शन किया। बेन ने कहा कि कुछ लोग बिना तैयारी के आते हैं, वो लोग फोकस नहीं कर पाते। आगे बताते हैं कि उस कोर्स में सिर्फ आधे ही स्टूडेंट टाइम पर ग्रेजुएट हो पाए क्योंकि वो चीज़ें जल्दी नहीं सीख पा रहे थे। वहीं बेन ने सिर्फ टाइम पर ही कोर्स नहीं किया बल्कि वो अपनी क्लास के टॉप स्टूडेंट भी थे। इसका फ़ायदा बेन को ये हुआ कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद सैन फ्रांसिस्को की एक बड़ी टेक स्टार्टअप में उन्हें जॉब मिल गई जिनके पास 25 मिलियन की फंडिंग थी। यह बेन के लिए एक बहुत बड़ी जंप थी। सिर्फ 1 साल पहले वो एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जॉब कर रहे थे जहां उनकी सैलरी महज $40,000 ही थी और ये उनकी सालाना सैलरी थी। अब बेन एक कंप्यूटर डेवलपर थे और उनकी नई सैलरी थी $1 लाख पूरे साल की। ये सिलिकॉन वैली के मार्केट के हिसाब से एक बहुत अच्छी सैलरी थी। तो सवाल आता है कि बेन ने ऐसा क्या किया। ऑथर बताते हैं कि जब उन्होंने बेन से बाद में बात की तो पता चला कि वो डीप वर्क के पूरी तरह भक्त बन चुके थे। उसने अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव किया था। उसने अपने ऑफिस के सामने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो सुबह सुबह बाकी सबकी ऑफिस आने से पहले ऑफिस पहुंच सके। वो हर सुबह जल्दी आकर अपनी पहली मीटिंग से पहले लगभग 3 से 4 घंटे तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करता था। उसने बताया कि अच्छे दिनों में वो लगभग 4 घंटे तक काम करता था अपनी पहली मीटिंग से पहले। वो काम बिल्कुल फोकस से होता था। बेन के लिए फोकस का मतलब क्या था? बेन ने बताया कि नो ईमेल, नो हैकर न्यूज़। ये एक वेबसाइट है जहाँ पर लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, जस्ट प्रोग्रामिंग। तो उस वक्त बेन ना ही कोई ईमेल पढ़ता था ना ही कोई न्यूज़ पढ़ता था, सिर्फ वो प्रोग्रामिंग करता था। ऑथर आगे कहते हैं कि जेसन बेन की कहानी हमें एक ज़रूरी सबक देती है। ये जो डीप वर्क है ये कोई पुराने ज़माने की यादों वाली सोच नहीं है जिसे सिर्फ पुराने राइटर्स या पुराने फिलोसोफर ही इस्तेमाल करते थे, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा हुनर है जिसकी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कीमत है। पर सवाल आता है इसकी क्या कीमत है? तो लेखक बताते हैं कि इस स्किल की इतनी वैल्यू इसलिए है, इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण लर्निंग से जुड़ा है। हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में जी रहे हैं जहां चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। ऑथर एग्जाम्पल देता है कि जिन कंप्यूटर लैंग्वेजेस को जेसन बेन ने सीखा था हो सकता है वो 10 साल बाद पुरानी हो जाएं। इसी तरह आज जो लोग मार्केटिंग के फील्ड में हैं उन्हें डिजिटल एनालिटिक्स आना ज़रूरी है, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में 1990s में किसी ने सोचा भी नहीं था। इसका मतलब साफ है, अगर आपको आज की इकोनॉमी में वैल्यूएबल बने रहना है तो आपको मुश्किल चीज़ें जल्दी से सीखने की कला में माहिर होना होगा। और मुश्किल चीज़ें जल्दी सीखने के लिए आपको डीप वर्क की ज़रूरत पड़ती है। बिना पूरे फोकस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। अगर आप ये एबिलिटी डेवलप नहीं करते तो टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ आप पीछे रह जाएंगे। वहीं दूसरा कारण है डिजिटल नेटवर्क रेवोल्यूशन, मानिए इंटरनेट का प्रभाव।
इसका असर दो तरफा है। तरफ अगर आप कुछ बहुत अच्छा और काम का चीज़ बनाते हैं तो इंटरनेट की वजह से आपकी पहुंच लिमिटलेस है। आपके काम को लाखों लोग, करोड़ों लोग देख सकते हैं। इससे आपको मिलने वाला रिवॉर्ड कई गुना बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका काम मीडियोकर यानी एवरेज दर्जे का है तो आप बड़ी मुसीबत में हैं। इंटरनेट पर बेहतर ऑप्शन ढूंढने का तरीका अब काफ़ी आसान है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप एक एवरेज प्रोग्रामर हैं तो कंपनी आपसे बेहतर प्रोग्रामर ऑनलाइन ढूंढ लेगी। अगर आप एक एवरेज राइटर हैं तो रीडर्स आपसे बेहतर राइटर को ऑनलाइन पढ़ लेगी। कंपटीशन अब लोकल नहीं, ग्लोबल है। इसलिए चाहे आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, राइटर हो, मार्केटर हो, कंसल्टेंट हो या एंटरप्रेन्योर हो, सक्सेसफुल होने के लिए आपको एब्सोल्यूट बेस्ट स्टफ यानी अपने फील्ड का सबसे बेहतरीन काम करना होगा। इस लेवल का काम करने के लिए डेप्थ चाहिए जो सिर्फ डीप वर्क से ही आती है। अब आगे ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क की ज़रूरत आज पहले से ज़्यादा है। पुराने ज़माने में यानी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में सिर्फ कुछ खास लोगों को ही, जैसे स्किल लेबर या फिर प्रोफेशनल्स को ही डीप वर्क की ज़रूरत थी। ज़्यादातर वर्कर्स को बस रिपीटेटिव काम करना होता था जिसके लिए फोकस या कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती। इन्हें सिर्फ बिना दिमाग लगाए काम करने के पैसे मिलते थे। लेकिन आज इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में ज़्यादातर लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए डीप वर्क की एबिलिटी डेवलप करनी ही पड़ेगी। ऑथर आगे बताते हैं कि अब हम एक इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में आ चुके हैं जहां ज़्यादातर लोग नॉलेज वर्कर्स हैं। इस नई दुनिया में डीप वर्क एक करेंसी बन गया है। यानी जैसे पैसा ज़रूरी होता है वैसा ही अब डीप वर्क की काबिलियत ज़रूरी हो गई है। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अभी तक इस सच्चाई को पहचाना नहीं है। असली रिवार्ड्स उन लोगों को नहीं मिलेगा जो आसान काम करते हैं। असली अवार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो मुश्किल इनोवेटिव चीज़ें बनाते हैं, ऐसे सिस्टम्स जिन्हें कॉपी करना आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए डीप वर्क की ज़रूरत पड़ती है। एक बिजनेस राइटर रिक बेकर डीप वर्क के आइडिया को बहुत खूबसूरती से बताते हैं। वे डीप वर्क को द सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी कहते हैं। अब आगे ऑथर अपनी सारी बातों को जोड़ते हैं। वह कहते हैं कि हमने दो बड़े ट्रेंड्स देखे हैं। पहला ट्रेंड, डीप वर्क हमारी दुनिया में धीरे धीरे कम हो रहा है। लोग डिस्ट्रैक्शन में इतने उलझ गए हैं कि फोकस करने की उनकी क्षमता कम हो रही है। वहीं दूसरा ट्रेंड कि हमारे इकोनॉमी में डीप वर्क की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। यही दोनों ट्रेंड्स मिलकर इस किताब की फाउंडेशन रखते हैं। इन्हीं दो ट्रेंड्स को मिलाकर ऑथर अपनी सबसे बड़ी थ्योरी पेश करते हैं जिन्हें वो कहते हैं द डीप वर्क हाइपोथेसिस। द डीप वर्क हाइपोथेसिस को वो आसान भाषा में समझाते हैं कि गहरे फोकस से काम करने की काबिलियत दिन ब दिन कम होती जा रही है और ठीक उसी समय इसकी कीमत हमारी इकोनॉमी में बढ़ती जा रही है। जो गिने चुने लोग इस स्किल को सीख लेंगे और अपनी वर्किंग लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, वही लोग आगे जाकर कमाल की तरक्की करेंगे और सफल होंगे। अब ऑथर आगे बताते हैं कि इस किताब को वो दो हिस्सों में पूरा करेंगे। पहला हिस्सा है क्यों। किताब का पहला हिस्सा यानी पार्ट 1 आपको ये यकीन दिलाने के लिए है कि डीप वर्क हाइपोथेसिस बिल्कुल सच है। यानी ये आपको समझाएगा कि क्यों डीप वर्क इतना ज़रूरी और कीमती है। पार्ट 2 है कैसे। किताब का दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये आपको सिखाएगा कि सच्चाई का फ़ायदा कैसे उठाएं। ऐसी सच्चाई, डीप वर्क की सच्चाई। ये आपको ट्रेन करेगा कि आप अपने दिमाग और काम करने की आदतों को कैसे बदलें ताकि डीप वर्क आपकी प्रोफेशनल लाइफ का एक अहम हिस्सा बन जाए। इसके बाद ऑथर अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताते हैं कि वो खुद डीप वर्क के इतने बड़े समर्थक कैसे बन गए। कहते हैं कि उन्होंने पिछले 10 साल मुश्किल चीज़ों पर कंसंट्रेट करने की अपनी काबिलियत को बढ़ाने में लगाए हैं।
वो एक थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपनी डॉक्टरेट दुनिया के मशहूर इंस्टीट्यूट MIT से की है। उनके फील्ड में गहरे फोकस के साथ काम करने की क्षमता को एक बहुत ही ज़रूरी प्रोफेशनल स्किल माना जाता है। ऑथर अपने MIT के दिनों का एक किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि ग्रेजुएट स्टडी के दौरान उनका ऑफिस एक ऐसे प्रोफेसर के पास था जिन्हें मैक आर्थर जीनियस ग्रांट मिला हुआ था। ये प्रोफेसर इतने फोकस थे कि उन्हें कॉमन स्पेस में बैठकर एक वाइट बोर्ड पर बने निशानों को घंटों तक घूरते हुए देखना आम बात थी। वो लंच के लिए जाते और फिर वापस आकर फिर से घूरना शुरू कर देते। यह सिलसिला घंटों तक चलता रहता था। इस प्रोफेसर के फोकस का क्या नतीजा हुआ? पिछले साल अकेले उस प्रोफेसर ने 16 रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जो वाकई में बड़ी कमाल की बात थी। ऑथर आगे बताते हैं कि इस प्रोफेसर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। वो ट्विटर पे नहीं है और अगर आप उन्हें नहीं जानते तो आपकी ईमेल का जवाब मिलना भी मुश्किल है। उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर रहता है। ऑथर आगे बताते हैं कि इस तरह का फियर्स कंसंट्रेशन यानी ज़बरदस्त फोकस उस जगह के माहौल में ही बसा हुआ था। इस माहौल में रहकर ऑथर ने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में ही गहरे काम मतलब डेप्थ के प्रति एक ऐसी कमिटमेंट डेवलप कर ली थी जो उनकी ज़िंदगी में आज तक भी है। ऑथर बताते हैं कि वो क्या क्या नहीं करते। पहली चीज़, उनका कोई फेसबुक या ट्विटर अकाउंट नहीं है। दूसरी चीज़, उन तक ऑनलाइन पहुंचना बहुत मुश्किल है कि वेबसाइट पर कोई पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं है जिससे लोग उन्हें आसानी से कांटेक्ट कर सकें। तीसरी चीज़ सबसे हैरान करने वाली कि उन्होंने 2012 तक स्मार्टफोन भी नहीं रखा था। वो भी उन्होंने तब लिया जब उनकी प्रेग्नेंट वाइफ ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि हमारे बेटे के पैदा होने से पहले तुम्हारे पास एक ऐसा फ़ोन होना चाहिए जो काम करता हो। तो सवाल आता है कि इस सब फोकस और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने का क्या नतीजा निकला। तो ऑथर बताते हैं कि डीप वर्क की कमिटमेंट ने उन्हें कमाल के रिजल्ट दिए हैं। अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन के 10 साल के बाद भी अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के 10 सालों में उन्होंने 4 किताबें पब्लिश की, अपनी PhD पूरी की, बहुत सारे पीर रिव्यूड एकेडमिक पेपर लिखे और इन सब की बदौलत उन्हें जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में एक टेन्योर ट्रैक प्रोफेसर की जॉब मिल गई। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली ये बात है कि ये सब उन्होंने शाम 5 या 6 बजे के बाद काम किए बिना हासिल किया। सवाल उठता है कि ये पॉसिबल कैसे है? इतना सारा काम इतने कम टाइम में बिना लेट नाइट किए। इसका राज है, ऑथर कहते हैं कि ये कॉम्प्रेस शेड्यूल इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ से शैलो वर्क यानी फिजूल के काम वैल्यू वाले कामों को हटाने के लिए बहुत मेहनत की। ने कम वैल्यू वाले कामों को हटाने के लिए बहुत मेहनत की है। अपने दिन इस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। पहला, वो अपने दिन के कुछ घंटों को डीप वर्क के ब्लॉक में डिवाइड कर लेते हैं। इन डीप वर्क के वक्त सिर्फ वो अपना काम करते हैं और बाकी के जो शैलो काम होते हैं जैसे ईमेल चेक करना, वो इन डीप वर्क के ब्लॉक्स के बीच में करते हैं। जैसे उनका एक डीप वर्क वाला ब्लॉक खत्म होता है, उसके बीच में जो वक्त होता है उसमें वो अपने शैलो काम करते हैं। फिर दोबारा से उनका डीप वर्क वाला ब्लॉक शुरू हो जाता है, तो उस टाइम वो कोई काम नहीं करते। वो बताते हैं कि हफ्ते में 5 दिन रोजाना 3 से 4 घंटे का अनइंटरप्टेड और केयरफुली डायरेक्टेड कंसंट्रेशन ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल आउटपुट यानी रिजल्ट पैदा कर सकता है। आखिर में ऑथर एक बड़ा फ़ायदा बताते हैं। इस कमिटमेंट ने उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी बेहतर बनाया है। कहते हैं कि ज़्यादातर दिन जब मैं काम से घर आता हूँ तो मैं अगली सुबह तक कंप्यूटर को हाथ भी नहीं लगाता। ऑथर आगे बताते हैं कि चीज़ है जो वो कभी कभी शाम को करते हैं, वो है ब्लॉग पोस्ट लिखना, जो वो बच्चों के सोने के बाद लिखते हैं। लेकिन ये आम लोगों की आदत से बिल्कुल अलग है, जो लोग शाम को भी चोरी छुपे ईमेल्स चेक करते रहते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं। आगे बताते हैं कि
एक चीज़ है जो वो कभी कभी शाम को करते हैं, वो है ब्लॉग पोस्ट लिखना, जो वो बच्चों के सोने के बाद लिखते हैं। लेकिन ये आम लोगों की आदत से बिल्कुल अलग है, जो शाम को भी चोरी छुपे ईमेल्स चेक करते हैं और सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। ऑथर अपने तरीकों को फुल्ली डिस्कनेक्ट होना कहते हैं। इस आदत की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ पूरी तरह प्रेजेंट रह पाते हैं। वो काफ़ी सारी किताबें भी पढ़ पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आपके आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तो आपके दिमाग में जो बेचैनी का एक शोर चलता रहता है वो शांत हो जाता है। इस शांति में ऑथर एक ऐसी बात कहते हैं जो आज की दुनिया में अजीब लग सकती है। ऑथर कहते हैं, आई एम कंफर्टेबल बीइंग बोर्ड, यानी मैं बोर होने से नहीं घबराता। वो कहते हैं कि बोर होना एक ऐसी स्किल है जो आपको अजीब सा सुकून देती है। आजकल लोग अकेले या शांत नहीं बैठ पाते, उन्हें हमेशा फ़ोन चाहिए होता है। ऑथर इस बोर्डम को एंजॉय करते हैं क्योंकि यही उनके दिमाग को आराम देता है। इस एक्सपीरियंस को बेस बनाकर ऑथर कहते हैं कि ये किताब उनकी एक कोशिश है। वो इस किताब के ज़रिए समझाना चाहते हैं कि वो शैलो के ऊपर डेप्थ को क्यों चुनते हैं। किताब में वो उन स्ट्रेटजीज को डिटेल में बताएंगे जिन्होंने उन्हें इस गहराई को अपनी लाइफ में उतारने में मदद की है। आगे ऑथर ये भी ईमानदारी से मानते हैं कि वो खुद अभी परफेक्ट नहीं है। वो कहते हैं कि मैं अभी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं। और वो रीडर्स को विश्वास दिलाते हैं कि जब आप आगे के चैप्टर्स में दिए गए आइडियाज़ और रूल्स के साथ स्ट्रगल करेंगे और आखिर में जीत हासिल करेंगे, तो ये याद रखें कि मैं भी आपके साथ ही इन रास्तों पर चल रहा हूँ। फिजूल के कामों को बेरहमी से अपनी लाइफ से निकाल रहा हूँ और बड़ी मेहनत से अपने फोकस की गहराई को बढ़ा रहा हूँ। और अंत में वो एक छोटा सा सस्पेंस छोड़ देते हैं। सस्पेंस है कि किताब के आखिर में हम ये जानेंगे कि इस सफ़र में ऑथर कितना कामयाब हुआ। ऑथर आगे बताते हैं कि कार्ल जूंग, जो फिलॉसफी के फील्ड के एक बहुत बड़े पायनियर थे, जब अपनी फील्ड में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया? वह शहर के शोर शराबे में नहीं बैठे। उन्होंने जंगल में एक ऐसी शांत जगह बनाई जिसका नाम उन्होंने जंक्स बोलिंगर टावर रखा। ये टावर उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहां वो दुनिया से कटकर गहराई से सोच सकते थे। इस गहराई और फोकस का इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसे कमाल के काम किए जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। इसी कहानी से इंस्पायर होकर ऑथर सभी रीडर्स को एक इनविटेशन देते हैं। वो कहते हैं कि आगे के पन्नों में आपको इस सफ़र में शामिल होना है और अपने लिए बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो आगे ऑथर एक सवाल पूछते हैं कि ये सफ़र किस चीज़ का है? तो ये सफ़र है अपने अपने पर्सनल बोलिंजन टावर्स बनाने का। मतलब ये है कि हमें अपनी लाइफ में ऐसी जगह या ऐसा समय बनाने होंगे जहां हम डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर पूरे फोकस के साथ काम कर सकें। ऐसा करके ही हम इस भटकी हुई दुनिया में असली वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। और ऑथर ये भी कहता है कि ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसे गुजरे हुए समय के सबसे प्रोडक्टिव और इम्पोर्टेंट लोगों ने हमेशा अपनाया है। और आखिर में ऑथर एक लाइन में इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ पेश करते हैं जो इस किताब का दिल है। वो लाइन है, अ डीप लाइफ इज अ गुड लाइफ, जिसका मतलब है कि एक ऐसी जिंदगी जो गहराई, फोकस और मतलब से भरी हो, वो सिर्फ एक सफल जिंदगी नहीं बल्कि एक अच्छी और फुलफिलिंग जिंदगी होती है। तो इसी के साथ इस बुक का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। थैंक यू।